हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास 12 मॉडल सेट सॉल्यूशन जो 2025 में फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए जो मॉडल सेट आया हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। और ये मॉडल सेट जो आया है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आने की बहुत संभावना है, तो आप वीडियो में बने रहिए। हमारे चैनल पर आए हैं, इसको हमारे जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग वर्ल्ड का जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा ज़रूर अपने दोस्तों को बताइएगा। चलिए तो हम बिना देर किए हुए मॉडल सेट को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर 24-25। समय है 3 घंटे का, आप जानते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा टोटल। फिजिक्स वैसे 100 मार्क्स का होता है बच्चों, लेकिन आपको पता है 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। क्लियर है? सभी बच्चे इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम आइए जान लेते हैं कि क्वेश्चन जो ये आया है मॉडल सेट, इसमें क्या क्या सेक्शन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू कितना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा। चलिए फटाफट नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या बच्चों कि इसमें 4 खंड हैं, ए बी सी और डी। 4 सेक्शन में ये पूरा क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो है आपका एमसीक्यू वाला, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन सही है, उसमें आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, ये पहला सेक्शन हो गया खंड ए। सेक्शन बी जो है ये है अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसका आंसर आपको एक वर्ड में देना है, 1 नंबर का है। देखिए 1 नंबर का ये भी है, सेक्शन बी भी, और सेक्शन ए है ये भी 1 नंबर का है। तो यहाँ 25 नंबर और यहाँ से आपको केवल 7 क्वेश्चन बनाना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आंसर एनी 7 क्वेश्चंस। ध्यान दें बच्चों, आपको केवल 7 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में सारा सॉल्व कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं उनको भी बना देते हैं, तो ऐसे में उनका टाइम लॉस हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल 7 क्वेश्चन ही बनाना है बच्चों, इधर 25 और इधर 7, मतलब टोटल 32 एमसीक्यू टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपने उतना 32 क्वेश्चन में बना लिया 32, तो आपका मार्क्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है बच्चों ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब इसमें आपको थोड़ा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस ऐसे वाले क्वेश्चन का जो संख्या है वो है, देखिए इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से आपको केवल 6 क्वेश्चन बनाना है। साफ साफ लिखा गया है केवल आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, आंसर एनी 6, है ना। क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे लेकिन आपको केवल 6 क्वेश्चन बनाना है, वैसे 6 क्वेश्चन जिसमें आप 100% आंसर जानते हैं। वैसे तो आपको सारा क्वेश्चन आएगा आंसर, लेकिन जो आप बढ़िया तरीके से आंसर लिख सकते हैं वही 6 क्वेश्चन आप बनाएंगे। लास्ट जो है बच्चों, लास्ट सेक्शन डी आपका जो है ये बोलता है कि ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, और इसमें आपको केवल 4 ही बनाना है। ठीक है, 6 आपको लिखना है शॉर्ट आंसर और 4 लिखना है लॉन्ग आंसर। क्लियर हो गया? सब बातें आपको समझ में आ गई? चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं फटाफट देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, डायपोल क्या होता है बच्चों आप सभी जानते हैं, एक सिस्टम जिसमें 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर अपोजिट होता है। एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, और दोनों चार्ज के बीच कुछ सर्टेन डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। यही जो सिस्टम है इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब ये क्या एक्सपीरियंस करेगा।
तो ये डायपोल जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क क्या है? टॉर्क एक तरह का फोर्स है जिसके कारण बॉडी रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर घूमने का काम करता है। जैसे मान लीजिए यही एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, दो चार्ज का सिस्टम हो गया, दोनों के बीच कुछ दूरी हो गया। जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे, इस तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम बनाते हैं ना, तो इससे डिनोट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तो वो इसमें टॉर्क लगता है और डायपोल क्या होता है? घूमने लगता है। जो डायपोल पहले सीधा था वो अब ऐसे घूम जाता है। ठीक है, और किसके कारण होता है? तो टॉर्क के कारण होता है। तो पहला का आंसर हो गया बी, टॉर्क। हिंदी में भी देखेंगे, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? एक बल आघूर्ण का। आघूर्ण बोलते हैं बच्चों टॉर्क को, जिसमें क्या होता है? एक तरह का बल है जिसके लगने से बॉडी रोटेट करता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। दो चार्ज है, स्फेयर है, दो गोले हैं, चार्ज है, जिनमें चार्ज दिया गया है, उनको डी डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर रखा जाता है, डी डिस्टेंस से रखा जाता है, और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स F लगाते हैं। अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, चार्ज के मैग्नीट्यूड को दुगना कर दिया जाए, सपोज चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है तो उसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोकूलम। वेरी गुड। और उनके जो बीच का डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दिया जाए। अगर दूरी है मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है Q1 और दूसरा यहाँ पर है Q2, ठीक है, दो चार्ज हम ले लिए Q1 Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड को दुगना कर दिए और दूरी को भी दुगना कर दिए। तब बताइए नया जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जल्दी से पहले हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप जानते हैं कि Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर कूलम फोर्स का फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा है ना, ठीक है। अब नया जो फोर्स होगा मान लेते हैं उसको F डैश, उसमें क्या बोला? चार्ज को दुगना कर दिए, देखिए दोनों को हम 2 से गुना कर दिए, दूरी को भी दुगना कर दिए, R स्क्वायर की जगह 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा देखिए तो जरा, के 2 दूना 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 Q1 Q2 बट्टा 4 R स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो बच गया के Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि जितना हमारा F था उतना ही तो F डैश है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब जो अगर पहले का फोर्स F है तो बाद का फोर्स भी कितना होगा बच्चों? F ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का A, F। कोई चेंज नहीं हुआ, जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना ही फोर्स बाद में लग रहा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब है इक्विटोरियल पोजीशन पर पूछ रहा है बच्चों। इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो वो हमेशा जीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है सेम उतना ही होता है नेगेटिव चार्ज के लिए, बट मैग्नीट्यूड में हो जाता है अब सेम और डायरेक्शन में हो जाता है अपोजिट, और जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। अगर आप +5 और -5 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीरो। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो था उसका आंसर हो गया शून्य। विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को, के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? शून्य। थर्ड का आंसर हो गया शून्य। फोर्थ है द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कि 2 प्लेट होते हैं, नाम से पता चल रहा है पैरेलल प्लेट। देखिए दोनों प्लेट कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज, 2 प्लेट बन गया। ये बन गया सिस्टम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो कैपेसिटेंस होता है C, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D।
C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, A एरिया ऑफ द प्लेट और D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। A हो गया इसका एरिया, और ये जो दूरी दिख रहा है ना बच्चों दो प्लेट के बीच, इसी दूरी को डिनोट किया गया है D से। तब आप यहाँ देख रहे हैं ये जो कैपेसिटेंस है, मतलब इसकी जो क्षमता है, ये डायरेक्टली समानुपाती है एरिया पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस पर, दूरी पर। क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, कब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी? तो कब बढ़ेगी? जब एरिया बढ़ेगा तब बढ़ेगी। एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज, गलत। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, बिल्कुल सही। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, इस दूरी को बढ़ा दें, तो कैपेसिटी क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? एक चीज़ बढ़ता है दूसरा चीज़ घटता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, तो कैपेसिटेंस जो उसकी क्षमता है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला से हर बार हर साल एक MCQ क्वेश्चन जरूर होता है, तो आप इस फॉर्मूला को जरूर ध्यान से देख लीजिए। आपके फाइनल एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़े बच्चों, 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। किरचॉफ्स लॉ जो है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और वोल्टेज को फाइंड करने के लिए आया था। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। किरचॉफ्स के दो नियम थे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसका नाम होता है, एक और नाम है किरचॉफ्स करेंट लॉ। शॉर्ट में कई बच्चे इसको KCL भी बोलते हैं। आप भी कहीं अगर पढ़िएगा KCL तो समझ जाइएगा वो क्या है? किरचॉफ्स करेंट लॉ। ओके, इसका एक और नाम है पॉइंट रूल, और इसका एक नाम है बच्चों जंक्शन रूल। और ये आधारित किस पर? इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। टोटल करंट किसी पॉइंट पर जो सम होगा उसका 0 होगा, मतलब किसी बिंदु पर जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। तो इसका मतलब नेट करंट का वैल्यू कितना होगा? 0। आपके पॉकेट में 100 रुपया आया, 100 रुपया खर्चा हो गया, तो आपका पॉकेट में बचा कितना? 0, कुछ नहीं बचा। और ये आधारित किस पर है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया, इसी से सारा को MCQ आता है। या तो इसका दूसरा नाम पूछेगा, 4 नाम मैंने यहाँ लिख दिया, या तो पूछेगा बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ आपके सामने है, या आपसे लास्ट में पूछ सकता है कि बताइए किरचॉफ्स का जो पॉइंट रूल है या किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है वो किसके कंजर्वेशन पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा चार्ज के कंजर्वेशन पर आधारित है। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन। देखिए जो हमने कहा वही क्वेश्चन पर है, सही आंसर हो जाएगा चार्ज। किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। बच्चों ये तो हुई फर्स्ट लॉ की बात। अब हम लोग जल्दी से आपको हम बता देते हैं सेकेंड लॉ की बात। सेकेंड लॉ में ठीक ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। फर्स्ट लॉ करंट के बारे में बात करता है, तो सेकेंड लॉ वोल्टेज के बारे में बात करता है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखिए कैसे चेंज होगा। सेकेंड लॉ हो गया, इसको बोलते हैं वोल्टेज। अब इसको शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों हम लोग KV का वोल्टेज और लॉ का L, बन गया ये KVL। ओके, इसका एक और नाम है मेश रूल। मेश का मतलब होता है जाली, जहाँ पर बहुत सारे जाल होते हैं, नेटवर्क का जाल, रजिस्टर्स,
फिर सेल, ये सारे बहुत सारे रजिस्टर्स, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेस रूल। और इसका एक और नाम है लूप रूल। तो जैसे 4 नाम पहला लॉ का था, उसी तरह 4 नाम दूसरे लॉ का भी है। ध्यान देंगे, याद रखेंगे। इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ वोल्टेज जो होगा, ईएमएफ जो होगा, वो 0 के बराबर होगा। और ये किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यहाँ तो क्वेश्चन पहला लॉ से दिया था, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में सेकंड लॉ से क्वेश्चन आपसे पूछे, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर लेंगे। एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, मज़ा आ रहा है? एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम यही सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, इतना मेरा दावा है। आप मॉडल सेट को अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 6ठा नंबर क्वेश्चन। द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रजिस्टिविटी, नया चीज आ गया। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, आर से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध जो होता है, जो कि विद्युत की धारा के प्रवाह को कम या ज़्यादा करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है। यहाँ पर है रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। इसका हिंदी होता है बच्चों प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ पर, लंबाई पर, कि तार कितना लंबा है। अगर तार बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तार अगर छोटा आपने लिया है तो प्रतिरोध भी छोटा होगा। दूसरा, यही प्रतिरोध निर्भर करता है उसके एरिया पर, बट व्युत्क्रमानुपाती। नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब उल्टा है। इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई पतला तार लिया है, तार की मोटाई जो है कम है, और अगर आपने कोई मोटा तार ले लिया है, 2 तरह का तार है देखिए, एक तार पतला एक तार मोटा है, दोनों की जो लंबाई है वो सेम है लेकिन मोटाई अलग अलग है। तो ये जो रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला है, ये संबंध क्या बताता है हमें, इसका कहना है कि अगर तार आपने पतला लिया है, एरिया कम लिया है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर तार आपने मोटा लिया है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए बच्चों, हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं उसमें बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वालिटी का केबल को बिछाते हैं, ताकि रेजिस्टेंस कम हो और करंट आसानी से फ्लो करे। हमारा सारा कम्युनिकेशन, सारा जो कंडक्शन है, बिजली जो चल रही है, वो अच्छे से जले। अगर आपने पतले तार का इस्तेमाल किया है तो वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं इस संबंध से, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगा। आप देखते हैं कभी कभी ऐसी दुर्घटना के बारे में सुनते हैं कि चलो भैया उस फलाना दुकान में आग लग गई, किसी बिल्डिंग में आग लग गई। तो कैसा है वो, क्यों होता है, वो होता है ओवर हीटिंग की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो ज़्यादा गर्मी कब होगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जब आपने ख़राब क्वालिटी का तार यूज किया होगा, तब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब इन दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो बनता है आर प्रोपोर्शनल एल बट्टा ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तब एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं, ये है रो। इसी रो को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये ऐसे दिखाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बटा में ए। ये, और यही जो रो हमने लिखा है इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ये रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है। तो ना ये लेंथ पर निर्भर करती है, ना एरिया पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है किस पर, टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करती है, कि हमने किस तापमान पर जो कंडक्टर को रखा है। अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसके अनुसार से। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। एक गति में रहने वाला चार्ज, एक गतिमान चार्ज क्या उत्पन्न करता है, क्या, अगर चार्ज रेस्ट अवस्था में है। देखिए, आप जानते हैं फिजिक्स में कोई भी वस्तु जब रहेगी तो वो 2 अवस्था में रह सकती है, या तो वो विराम अवस्था में रहेगी या तो वो चलती रहेगी मोशन में। तो अगर कोई चार्ज है, कोई आवेश है, किसी पॉइंट पर रखा गया है, क्यों आवेश है,
किसी बिंदु पर रखा गया है, तब ये अपने चारों ओर जो फील्ड बनाएगा बच्चों, उस फील्ड को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, गतिमान, मूविंग चार्ज अभी मोशन में है, तो जब चार्ज मोशन में होता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बनाता है। ठीक है, एक चार्ज जब मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बनाएगा, याद रखेंगे। लेकिन अगर जब रेस्ट में रहेगा तब किसको बनाएगा? केवल इलेक्ट्रिक को बनाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मूविंग को। क्लियर हो गया बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। ये चार यहाँ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, फ्लेमिंग, ऑस्टेड, फैराडे, एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही एक छोटे से प्रयोग को, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को करके हमें बताया था कि विद्युत धारा अगर किसी चालक से प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस बारे में, इस घटना के बारे में हमें किसने बताया था? ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ऑरेस्टेड। 9 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई का इस्तेमाल होता है बच्चों दिशा के निर्धारण में। कहीं डायरेक्शन को पता करना है तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल का जो इस्तेमाल होता है उसको रखा गया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पर ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? इस पर क्या लगेगा? तो इस पर एक फोर्स भी लगेगा और एक टॉर्क भी लगेगा, दोनों काम होगा। क्यों? अगर यूनिफॉर्म में रहता तो टॉर्क लगता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया है, तो इस पर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, दोनों लगेगा। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, ए फोर्स एंड ए टॉर्क। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। यहाँ पर 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स दिए गए हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स बच्चों 3 तरह के होते हैं, फेरो, पारा और डाई। फेरो, पारा और डाई, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फेरो, पारा, डाई। सबसे बढ़िया जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसमें कि चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इससे जो खराब क्वालिटी का जो होता है, जिसमें कम होता है चुंबकीय गुण, वो होता है पैरामैग्नेटिक। और जो कि जिसमें चुंबकीय गुण नहीं के बराबर पाए जाते हैं, उस तरह के पदार्थ को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। ये बड़ा सा एक्स लिखते हैं, काई इसको बोलते हैं। जैसे ये वाला क्या है? फाई है, ये वाला साई है, ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये आप जानते हैं, ये सब सिंबल के नाम हैं। उसी तरह इस सिंबल का नाम है काई। ठीक है, तो बोल रहा है ये काई का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होता है? तो नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए। सही आंसर होगा डायमैग्नेटिक सबस्टांस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 10 का, क्योंकि फेरो के लिए पॉजिटिव होता है ज़्यादा, पारा के लिए भी पॉजिटिव होता है, लेकिन डाई के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लेंज का नियम। लेंज साइंटिस्ट थे, उनका नियम किस पर आधारित है?
बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके आने की बहुत चांसेस है, एकदम लिख लो आप। फरवरी में 2025 में ये जो अभी होने वाला एग्ज़ाम अगले महीने, ये क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस, लेंज लॉ किस पर आधारित है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर लेंज लॉ आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या बोलता है? आप स्कूल से पढ़ते आए हैं, आपको पता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। ना हम ऊर्जा को बना सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा बी। 12 में आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? स्वप्रेरण। सेल्फ इंडक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें कॉइल से बहने वाले करंट का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होता है, जिससे फ्लक्स चेंज होता है और EMF इंड्यूस होता है। किसी कॉइल से कोई तार है इस तरह का, इससे करंट बह रहा I। अब इस करंट का मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा, तो जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो EMF बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? EMF, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बनेगा। अब यहाँ करंट के चेंज होने से EMF जनरेट हो रहा है, इस घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण, और इसकी इकाई होती है हेनरी। हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, हेनरी इसका इकाई होता है। 13 नंबर, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए DC सर्किट? DC सर्किट में कैपेसिटर्स का कितना रिएक्टेंस होता है? एक नया वर्ड आपको सुनने को मिला, रिएक्टेंस। यहाँ देख रहे हैं आप, नया वर्ड एक आया है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का हिंदी क्या है? प्रतिघात। प्रतिघात को हम प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, एक तरह का प्रतिरोध ही है जो कि करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। किसके लिए बोल रहा है? DC, डायरेक्ट करंट के लिए। तो डायरेक्ट करंट के लिए इसका प्रतिघात का जो फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/C ओमेगा होता है। अब ओमेगा का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो 2 पाई न्यू होगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं कि 4DC के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 होता है। इसको यहाँ पर पुट कीजिए तो XC जो आ जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू 0, इसका मतलब 1/0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इन्फिनिटी। तो ये आंसर हो जाएगा अनंत। 13 का आंसर हो जाएगा अनंत। देख रहे हैं कैसे आया? आप इसको नोट भी करते चलेंगे अपने कॉपी में, देख रहे हैं वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर जुड़िए। हमारे चैनल पर पूरा 12th साइंस का, 11th साइंस का, सारे सब्जेक्ट का वीडियो, PDF, हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। आपको दिक्कत होती है, स्क्रीन में जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है ज़रूर शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से। ये AC अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के लिए। आपको हम यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर VBI है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। कितना में पूछेगा? 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। ट्रांसफार्मर क्या है, इसका वर्किंग लिखिए, इसका डायग्राम बनाइए और इसका थ्योरी को समझाइए, यही आएगा क्वेश्चन।
अब उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बताइए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर आपने देखा है बहुत जगह, आप देखते हैं हमारे गली मोहल्ले में पोल में देखते हैं ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, उसी से लाइन हम लोग घर में आता है। स्टेबलाइजर होता है उसमें ट्रांसफार्मर होता है। हमारा जो मोबाइल का चार्जर है उसको भी कभी आप खोल के देखिएगा, उसमें भी छोटा ट्रांसफार्मर आपको दिखाई देगा। दो तरह का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, कैसा डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है। अगर आज बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रहा है उसको कम कर देगा, कांस्टेंट बना देगा। कम सप्लाई आ रहा है उसको बढ़ा देगा, यही काम है। तो इसी दो काम के कारण इसका दो नाम पड़ गया, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, लो से हाई करेगा, लो टू हाई। स्टेप डाउन, डाउन मतलब क्या होता है, नीचे, नाम से पता चल रही है क्या करेगा, डाउन। इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई टू लो। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा स्टेप अप के लिए कितना होगा, स्टेप डाउन के लिए कितना होगा। स्टेप अप के लिए NS/NP ग्रेटर देन 1 होता है और यहाँ पर इसका उल्टा होता है NS/NP लेस देन 1 होता है। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों कुछ इस तरह का होता है, देखिए ऐसा यहाँ इसका स्ट्रक्चर होता है, इधर तार ऐसे लपेटा रहता है, इधर भी तार रहता है। इधर जो होता है ये होता है प्राइमरी और इधर होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोग इनपुट देते हैं, सेकेंडरी में हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो रेशियो है सेकेंडरी बटा प्राइमरी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, NS जो बड़ा होगा NP से। मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसमें इधर में ज़्यादा संख्या होगी कॉइल की और इधर कॉइल की संख्या कम होगी। लेकिन अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें यहाँ पर रेशियो उल्टा हो गया है, NS इज लेस देन NP। इसमें प्राइमरी में संख्या ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में कम होगा। तो यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं इधर ज़्यादा संख्या है इधर कम है, तो ये किस तरह का ट्रांसफार्मर का फिगर है, स्टेप डाउन। अगर आप स्टेप अप का फिगर बनाते हैं तो आपको इधर वाली संख्या कम करनी होगी, इधर की संख्या को बढ़ाना होगा। ठीक है, समझ में आया। पंद्रह नंबर, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। पानी को कीटाणु से रहित करने के लिए कौन सा रे का इस्तेमाल होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल होता है। पराबैंगनी किरणों की मदद से हम जल में जो कीटाणु जीवाणु रहते हैं उनको मारने का काम करते हैं। आजकल आपने देखा होगा हर घर में हर जगह RO लगा हुआ रहता है, एक ऐसा मशीन जैसा रहता है ना, उसमें ट्रांसपेरेंट जैसा रहता है, नल खोलते पानी निकलता है। तो आप देखिएगा RO वाले में UV लिखा रहेगा। UV का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट रेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग उस जल से कीटाणु को मारने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ। 4 वेव्स दी हुई हैं और पूछ रहा बताइए सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा। तो आप जानते हैं जो 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहला है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और 7वां लास्ट में बच्चों गामा रे।
ये 7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था इसको। और ये जो अरेंजमेंट यहाँ किया गया है ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ पर है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। डिक्रीजिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है कि रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा और घटते घटते गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, तो देखिए यहाँ पर कौन, इंफ्रारेड यहाँ पर है, अल्ट्रा वायलेट मतलब उससे कम, मतलब इसका नहीं होगा इसका होगा, एक्स रे यहाँ पर है, गामा रे लास्ट में है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका पता चला बच्चों, 7 नंबर गामा रे का। सही उत्तर हो जाएगा डी, गामा रेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जो सिलेबस आपका है क्लास 12 का उसमें 9 यूनिट आपको पढ़ना है, टोटल 9 यूनिट आपको पढ़ना है। 9 यूनिट में हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, 9 यूनिट में हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा किसी यूनिट से ज़्यादा पूछे गए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा यूनिट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, वही वाला जो जासूस लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं, टीवी में दिखाता है, फिल्म में दिखाता है, एक ऐसा गोल सा रहता है ना, ऐसे रहता है और इसको से पकड़ने का स्टैंड बना हुआ रहता है, जिससे हम लोग कागज़ जलाते हैं, पेपर को जलाते हैं ना, आग में से रखते हैं, सॉरी सनलाइट में से रखते हैं, उससे लाइट आता है पेपर में, पेपर एक जगह जल जाता है। हम लोग बहुत सारा किए हैं स्कूल में ना वैसा, वही उसी को बोलते हैं बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसमें क्या होता है, 1 कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये वाला जिसके दोनों साइड बाहर निकले हुए रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव कैसा रहता है, वो धंसा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे रहे, ठीक है, कैसा रहता है, धंसा हुआ रहता है। तो पूछ रहा है बताइए कि सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसा इमेज बनता है, इमेजिनरी और इरेक्ट। बिल्कुल सही है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक बनेगा, व सॉरी इमेजिनरी मतलब काल्पनिक तो बनेगा लेकिन सीधा बनेगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, हम जो चीज़ देखते हैं हमको सीधा दिखाई देता है ना, सीधा इमेज बनता है। 18 नंबर क्वेश्चन, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। कई बच्चे न्यूमेरिकल देखकर तुरंत घबरा जाते हैं, अरे बाप रे न्यूमेरिकल आ गया अब हम इसको नहीं बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल ये आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। जिन बच्चों का थ्योरी अच्छा से, जिन्होंने पढ़ा है, कंसेप्ट अच्छा से बनाया है ऑप्टिक्स का, वे तुरंत इसका आंसर करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए टेलीस्कोप। फोकल लेंथ, फोकस से सेंटर की दूरी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। टेलीस्कोप का पूछ रहा है, टेलीस्कोप क्या आ गया बच्चों, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरदर्शी, जिससे हम लोग दूर की चीज़ों को देखते हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप जिससे नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं, टेलीस्कोप जिससे हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं। तो पूछ रहा है टेलीस्कोप में अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव, आईपीस नेत्रिका। टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। एक लेंस हमारे आँखों के पास होता है, जैसे मान लीजिए ये दूरबीन है, दूरबीन से हम देख रहे हैं, तो एक लेंस मेरी आँख के पास है, उसको हम लोग नेत्रिका बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग उसको आईपीस बोलते हैं। और दूसरा जो लेंस है ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, जिसको हम देखना चाहते हैं। जैसे हम चांद को देखना चाहते हैं तो चांद की तरफ जो लेंस है ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक बोलेंगे, और हमारे आँखों के पास जो लेंस है उसको नेत्रिका बोलते हैं। दूरी f और f है, मतलब एक कैपिटल एफ एक स्मॉल एफ है, तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा कितना होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है सिंपल बच्चों, कैपिटल F बटा में F, मतलब
फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का और फोकल लेंथ आईपीस का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का एफ है, आईपीस का ई है, सॉरी स्मॉल एफ है, तो कैपिटल एफ बटा में एफ उसका आंसर हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा, कैपिटल एफ बटा में एफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑप्शन एफ बटा एफ भी है, यही गड़बड़ होता है एग्जामिनेशन में। कई बच्चे जानते सही हैं लेकिन हड़बड़ में गड़बड़ टिक लगा के आ जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से टिक लगाना है, सही ऑप्शन पर लगाना है। आगे बढ़ते देखिए, फिर ये तीसरा जो एमसीक्यू है ये भी आपको पूछा जा रहा है, किससे, ऑप्टिक्स से ही पूछा गया है। द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो ऑब्स्टिकल होता है उसका साइज कितना होना चाहिए। डिफ्रैक्शन पहले समझते हैं वो क्या होता है। डिफ्रैक्शन एक घटना है जिससे क्या होता है, लाइट रे सीधी जब रेखा में जाती है आप जानते हैं, लेकिन अगर लाइट रे से सीधी जा रही है, इसके रास्ते में कोई यहाँ पर रुकावट पैदा कर दिया जाए तो लाइट रे ऐसे बेंड हो जाती है। तो लाइट रे का अपने रास्ते से बेंड हो जाना, मुड़ जाना, किस कारण से, किसी बाधक, किसी अवरोधक के कारण, तब उस घटना को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो साइज है ऑब्स्टेकल का, मतलब जो अवरोध का आकार है, वो हमेशा उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर का वेवलेंथ ऑफ लाइट है। मतलब तरंगदैर्घ्य के जो उसका ऑर्डर है, जो उसका आदेश है, जो उसका साइज है, उसके अनुसार ही होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर। द फिनोमिना बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स। हम लोग जानते हैं लाइट वेव जो है, प्रकाश जो तरंगे हैं, इसका जो नेचर है, मतलब इनका जो प्रकृति है वो ट्रांसवर्स नेचर का है। जो साउंड वेव होता है ना बच्चों, जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आवाज़ जो आ रही है ना, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर का। देखिए याद रखेंगे, लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का है, और जो साउंड होता है ना ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट ट्रांसवर्स है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए उस घटना का नाम जिससे पता चले कि लाइट वेव ट्रांसवर्स नेचर का है, तो वो घटना है पोलराइजेशन। सॉरी, वो घटना है पोलराइजेशन। उस घटना से हमें पता चलता है कि लाइट रे जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन जो है वो किसके बराबर होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको यहाँ फाइंड कर लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट होता है, एच से डिनोट करते हैं। ये जो डुअल नेचर है चैप्टर, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और लैम्डा बराबर फार्मूला होता है एच बाटा पी। यही एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसका डायमेंशन निकालना है, तुरंत निकाल लेंगे। तो हम लिख सकते हैं एच बराबर लैम्डा इंटू पी। लैम्डा वेवलेंथ है, डायमेंशन इसका हो जाएगा एल लेंथ। पी मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एम भी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए m, वेलोसिटी के एल टी माइनस 1। तो ये क्या बन गया, m L2 t माइनस 1। ये डायमेंशन आ गया किसका, लैम्डा का। अब आप ऑप्शन में छांटिए कि कौन सा है जो उससे मैच करता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन बैठाइए पहला का, एम एल टी माइनस 2, टाइम का t हो जाएगा तो बनेगा एम एल टी माइनस 1। देखिए मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एम एल टू टी माइनस 1 आना चाहिए। यहाँ पर आ क्या रहा है, एम एल टी माइनस 1, नहीं मैच किया। फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस का एल हो जाएगा, तो होगा एम एल का 2 टी माइनस 2 हो जा रहा है। अभी भी नहीं मैच कर रहा। देखिए तीसरा को बैठाइए, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम।
फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, m/L2t-1। मैच कर गया ना, देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, मैच कर गया। मतलब प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 नंबर का क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, ये परमाणु का नाभिक है, ये चारों तरफ ऑर्बिट होता है। नाभिक में दो पार्टिकल रहते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो नाभिक में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछता किसी परमाणु में कितने पार्टिकल होते हैं, देखिए क्वेश्चन को यहाँ घुमा सकता है। एक तो आपसे पूछा कि परमाणु में कितने होते हैं और परमाणु के नाभिक में कितने होते हैं। तो जब परमाणु बोलेगा बच्चों तो उसमें आपको 3 लिखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों लिख देंगे। लेकिन अगर बोलेगा परमाणु के नाभिक में तो आप सिर्फ 2 लिखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखेंगे। ठीक है। 23 नंबर, एक रेडियो एक्टिव एटम है जिससे गामा रेडिएशन निकलता है, तब उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक हाईली अनस्टेबल एलिमेंट से जो अल्फा बीटा गामा लाइट रे निकलते रहती हैं, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा अगर अल्फा उससे एक गामा रे निकल जाती है, गामा रेडिएशन होता है। तो याद रखेंगे गामा रे जब बाहर निकलता है, गामा पार्टिकल, तब उसके एटॉमिक नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर जस का तस रहता है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ये वाला, रिमेन्स अनचेंज्ड। यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण को निकालता है तो उसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस टाइप के इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया। सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं बच्चों 2 तरह का होता है सेमीकंडक्टर, एक है आपको पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। अब देखिए मॉडल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया है जरूरी नहीं कि हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पी टाइप से और आपसे पूछ सकता है एन टाइप से। तो आपको तैयारी ऐसा करना है, मेरे वीडियो में आपको ऐसा कंसेप्ट मिलेगा कि आपको सारा तैयारी हो जाएगा। मॉडल सेट का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर है, लेकिन जो सही ऑथेंटिक वीडियो है और बिल्कुल सही आंसर वाला वीडियो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ऐप में, हमारे चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, आप ज़रूर विजिट कीजिए। जहाँ स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप ज़रूर बात कीजिए और ऐप को इंस्टॉल करके आप सारा उसमें मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सेमीकंडक्टर 2 टाइप का हो गया, पी टाइप, एन टाइप। पी मतलब पॉजिटिव टाइप, एन मतलब नेगेटिव टाइप। पी टाइप को बनाने के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाना पड़ता है जिसकी वैलेंसी 3 होती है, और एन टाइप को बनाने के लिए पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है, उस तरह के अशुद्धि को मिलाना पड़ता है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है पी टाइप का, तो फटाक से इसका आंसर आप लगाएंगे वैलेंसी विथ 3, संयोजकता 3 की, जिसमें 3 संयोजकता वाले जो होते हैं अशुद्धियाँ, उन्हीं को हम लोग मिलाकर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा बच्चों बताइए एन टाइप के लिए, तो आप क्या करेंगे, एन टाइप के लिए हम लोग कर देंगे पेंटावैलेंट। नेगेटिव टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पेंटावैलेंट का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू का, डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड का डिप्लीशन लेयर में कौन कौन सा चीज होता है। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, जैसे हम लोग पी और एन टाइप का बनाते हैं, पी टाइप और इधर बना दिए एन टाइप। तो यहाँ जो पी टाइप वाला है मटेरियल वो सारा नेगेटिव चार्ज को इधर खींच लेगा और ये जो नेगेटिव वाला है सारा पॉजिटिव को खींच लेगा। तो यहाँ जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, इसका मतलब वहाँ कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होगा। सही आंसर होगा नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स,
ना ही वहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, ना ही वहाँ होल्स मौजूद होंगे। तो इस तरह से हमने आज 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके बाकी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।